बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, चैप्टर 4 के बाद यार अब चैप्टर 5 जिसका नाम है स्टाफिंग। सर क्या होता है स्टाफिंग? अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक छोटा सा 5 मिनट का रिवीजन, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं कि सर अभी तक मैंने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं जनाब, उसके अंदर मेरा प्लानिंग का एक एलिमेंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद मैंने देखा कि कंट्रोलिंग, सर कंट्रोलिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट के सर उसमें मैं करता क्या हूँ कि मैं मैनेजमेंट को कैसे ये बोल दूं कि तुम ऐसा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। पता चला कि वो कंट्रोलिंग एक ऐसा एलिमेंट है जो मैनेजमेंट के लिए बहुत काम आता है। हम चैप्टर 5 पे खड़े हैं सर। चैप्टर 5 का नाम है स्टाफिंग। क्या होता है आखिर स्टाफिंग? ये स्टाफिंग एक एक ऐसा फंक्शन है बेटा ऑर्गेनाइजेशन का जो ना सिर्फ स्क्रीनिंग और डेवलपिंग में काम आता है, बल्कि एक एम्प्लॉय आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है वो एक ऐसा एम्प्लॉय होना चाहिए जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा हो। ठीक है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फायदा पहुंचा रहा हो। ऐसा ना हो कि मैं एक ऐसे बंदे को हायर कर लूं, एक ऐसी ह्यूमन मेरे पास रिसोर्स हो जो कि एक एडिशनल बेनिफिट, जो वैल्यू एडिशन नहीं कर रही, जो ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू को ऐड नहीं कर रही। सर स्टाफिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है और ये भी वंस अगेन मैनेजमेंट का ही पार्ट है। देखो, अगर मैं ये बोलता हूँ कि डिपार्टमेंट्स है कंपनी में बहुत सारे, जैसा कि एचआर है, जैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, फाइनेंस का है, ऑडिट का है, इंटरनल ऑडिट का है, सर ये बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर मैनेजमेंट कहाँ होगी? देखो बेटा, मैनेजमेंट सब में होगी। ये बात जानना बड़ा जरूरी है कि मैनेजमेंट आखिर होगी कहाँ। मैनेजमेंट हर जगह होगी। मैनेजमेंट एचआर में भी होगी, मैनेजमेंट फाइनेंस में भी होगी, मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर जगह मैनेजमेंट आपकी होगी। बट द पॉइंट इज कि वो मैनेजमेंट अगर एचआर में जो फंक्शन अप्लाई कर रही है वही फाइनेंस में कर दे, या फाइनेंस वाली एचआर में कर दे वही वाले जो फाइनेंस में कर रही है, तो क्या काम बनेगा? जनाब काम नहीं बनेगा बेटा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि स्टाफिंग का काम तो रिक्रूट करना है, हायर करना है, डेवलप करना है, ट्रेन करना है। अगर यही काम फाइनेंस के फंक्शन में होना शुरू हो जाए तो क्या फाइनेंस के फंक्शन में काम होने के बाद कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी? कंपनी कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका फंक्शन अलग है, एचआर का अलग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग है। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं स्टाफिंग में। ये स्टाफिंग है क्या, पढ़ लिया, समझ में आ गई चीजें कि भाई ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से यूटिलाइज करे अपनी ह्यूमन रिसोर्स को। अच्छा, it is equally important to place the right people in the various job. This is the most important function of staffing, the importance of staffing। ठीक है ना? अच्छा सर, क्यों जरूरी है स्टाफिंग? मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्यों जरूरी है कि मैं अपनी अप्रोप्रिएट या परफेक्ट ह्यूमन रिसोर्स हायर करके मैं जो है वो अपने बंदे हायर कर रहा हूँ? सर क्यों जरूरी है, ये क्यों कर रही है कंपनी ऐसे? देखो बेटा, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर हिरार्की के अंदर एक पोजीशन होती है। जैसे कि मैं सबसे पहले डायरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद जिनमें से चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसके बाद फिर अगर देखूं तो डायरेक्टर्स के बाद, चीफ एग्जीक्यूटिव के बाद आपका सीएफ होता है, सीओओ होता है, बहुत सारे चीफ ऑफिसर्स होते हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो नीचे टॉप मैनेजमेंट लेवल की लाइन होती है, फिर मिड लेवल लाइन होती है, फिर लोअर। तो हमने वैसे ही देखा कि टॉप, मिड और लोअर जो हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा भी था, पता ही चला कि सर हर ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन होती है। सर हर ऑर्गेनाइजेशन में हिरार्की होती है। तो उन हिरार्की और पोजीशंस को कैसे और कौन हायर करेगा, ये काम होता है स्टाफिंग का। ठीक है ना, टू फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस। सर और क्या करती है? डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज टू चैलेंजेस। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि जरूरी नहीं है कि जितने भी दुनिया के एक्सपीरियंस लोग हैं वो सारे आपके पास आएंगे। हो सकता है कुछ लोअर लेवल एक्सपीरियंस वाले हों, कुछ मिड लेवल एक्सपीरियंस वाले हों, कुछ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ। बट इट्स नॉट लाइक नेसेसरी कि सारे दुनिया में जितने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं वो सारे के सारे एक ही कंपनी में है। तो इसलिए कहा जाता है कि स्टाफिंग में सिर्फ हायर करना ही काम नहीं होता, बल्कि स्टाफ को डेवलप भी करना होता है। ठीक है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है बेटा चीजें? देखो यार, घोल के पिला रहा हूं मैं। इसके बाद ये जो समरी नोट्स है ना, जिस बच्चे के पास ये आ गए हाथ में, तो ये किसी जादू से कम नहीं है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं इस चीज की तारीफ नहीं कर रहा। सही है, मेरी जो भी कॉस्ट पड़ी मुझसे फ्री में ले जाओ यार, मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है, मुझसे ये चीज फ्री में ले जाओ, कोई इशू नहीं। बट ले जाओ यार खुदा का वास्ता, क्योंकि ये भी तुम कम से कम पढ़ के चले गए तो तुम एक बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बहुत ही अच्छे। सही है, मैं कोई बनी बनाई बात नहीं कर रहा यार।
एक बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप। तो मैं लाजमी आपको कहूंगा कि ये जो समरी नोट्स हैं ये एक बुक की शक्ल में मैंने मैनेजमेंट के पास रखवा दी है। अपनी शक्ल लेकर जाओ, मैनेजमेंट को दिखाओ, अब मैनेजमेंट आपकी शक्ल स्कैन करेगी, अगर आपकी शक्ल इस काबिल है तो मैनेजमेंट दे देगी। ठीक है, मजाक की बात थी, शक्ल जैसी भी हो बेटा मैनेजमेंट दे देगी आपको, बस जेब थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए। सही है। अच्छा ये भी एक और मजाक की बात थी, क्योंकि ये मैंने बुक जो है मैंने एक बुक की फॉर्म में रखवाई भी है, कॉपीज लिमिटेड है, शायद सबको ना अवेलेबल हो सके। तो भाई पहले और पहले पाव की बुनियाद पे जितने भी लोग आ सकते हैं वो आके मैनेजमेंट से रुजू करके ये बुक हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपको जो मैंने हेडिंग्स आपको जिस लेक्चर से पढ़ा रहा हूँ बेटा, इस हेडिंग के अंदर भी मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जो कि 2 से 3 या मैक्सिमम 4 बुलेट पॉइंट होंगे। तो एक तरीके से जिस बंदे को इंग्लिश का जुमला लिखना आता है, बस शर्त ये है कि एक आपको इंग्लिश का जुमला लिखना आना चाहिए। सही, बस मैंने ट्रांसलेट करते थे ना मैट्रिक में और सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में, तो बस बेटा वो ट्रांसलेशन अगर आपने सही से पढ़ के की है, चीटिंग करके नहीं की, तो आपके लिए बुक बहुत मुफीद है। सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं एक बहुत ही सच्चा पाकिस्तानी हूँ, कोई मसले की बात नहीं बेटा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ट्रांसलेट करके दूंगा। ठीक है, और इससे ज्यादा जो भी हरामखोरी होगी वो भी मैं देख लूंगा, कोई मसले की बात नहीं, आ जाओ। सही, मगर खुदा का वास्ता ये ले लेना। अच्छा जी सर, डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज टू चैलेंजेस। जरूरी नहीं है कि सारे एक्सपीरियंस लोग आपके पास हैं, इसलिए जो आपके पास आया है आप जरूरी है कि आप उसको डेवलप करो, आप उसकी कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करो। ठीक है, रिटेनिंग पर्सनल सर, अच्छा एग्जांपल तो दे दें डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज। देखो बेटा, एक बंदा आया है, लेट्स सपोज बीकॉम करके चलो आया है, सही, बीकॉम बैचलर्स है और जॉब के लिए आ गया। अब मैं बीइंग एन एचआर फंक्शन ऑफ अ कंपनी, मैं कैसे देखूंगा उसको डेवलप, अच्छा डेवलप मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ, सवाल ये। ठीक है, तो देखो बेटा, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं जो कि कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने के लिए होती है। जैसा कि अगर बीकॉम के बच्चे को मैंने कहीं पे अकाउंटेंट रखवा दिया किसी कंपनी में, तो ज़रूरी है उसके लिए कि उसको तमाम स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप होनी चाहिए। सही है, प्रोवाइडेड के कंपनी जिस स्केल पे, अच्छे स्केल पे, वहाँ पे अच्छे स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं अकाउंटिंग के, तो अगर उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होने की इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं पता बच्चे को, तो क्या करेगा आके यार वो। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं वर्कशॉप्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स पे दी जाती हैं, टैक्स की बहुत सारी चीज़ों पे दी जाती हैं, वो वर्कशॉप्स भी अटेंड करके हम डेवलप कर सकते हैं कॉम्पिटेंसी। जहाँ पर छोटी सी बात बताता चलूँ कि इस तरह की तमाम वर्कशॉप्स भी हम लोग करवा रहे होते हैं, एफएफ ये भी करवाता है, ट्रेनिंग दी जा रही होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, टैक्स की तमाम ऑर्डिनेंस पे, पूरे के पूरे टैक्स ऑर्डिनेंस पे, पूरा सेल्स टैक्स, पूरा इनकम टैक्स पढ़ाया जाता है यार, और बोलो, सब करवाया जाता है बेटा, सब। सही है, बस शादियां छोड़ के सब करवाया जाता है। ठीक है, चलो जी। अच्छा, अब आ गए हम सर रिटेनिंग पर्सनल प्रोफेशनलिज्म, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पाकिस्तान की तमाम कंपनीज में से उड़ चुका है। मिड और लोअर लेवल, सही ना, मिड और लोअर लेवल की बात कर रहा हूँ। जो अभी भी बड़ी कंपनीज हैं जो अच्छे लेवल पे चल रही हैं, वो अच्छे प्रोफेशनलिज्म के साथ चल रही हैं। सर क्या मतलब है रिटेनिंग का? देखो जरूरी नहीं है कि आपके पास अच्छा एम्प्लॉय आ गया तो, देखो मार्केट में क्या है, एग्जाम्पल हम बात करें, अगर जिस तरह आप बिजनेस लॉ में पढ़ रहे हो, अभी क्या पढ़ रहे हो, उसमें यही तो पढ़ रहे हो कि मैंने अगर एक वैकेंसी का एड डाला है, सही, मैं कंपनी हूँ, मैंने वैकेंसी का एड डाल दिया। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जो सामने से मेरे पास लोग आ रहे हैं जॉब इंटरव्यूज के लिए, जो जॉब करना चाहते हैं, जो कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं इस इंटरव्यूज के लिए, तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि मैंने मार्केट में एक ओपन ऑफर दी कि मेरे पास ये वैकेंसी है, आओ एज अ कंटेंट काम करो, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। तो ये एक ओपन ऑफर है, उसके बाद जो बंदा इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है वो बेसिकली जॉब को, इस ऑफर को, जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो बेसिकली ऑफर और एक्सेप्टेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट है ना ये, ऑफर और एक्सेप्टेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसा अब मार्केट में क्या समझा जाता है, पाकिस्तान के कॉर्पोरेट लेवल की बात कर रहा हूँ, खासतौर पे कॉर्पोरेट कल्चर जो है कि कंपनी को एम्प्लॉय की नहीं बल्कि एम्प्लॉय को कंपनी की जरूरत है। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक ऑफर एम्प्लॉय की तरफ से क्यों आती है, जब उसको जरूरत होती है। तो बेसिकली जरूरत कंपनी को भी है और जरूरत एम्प्लॉय को भी है, और एम्प्लॉय ने क्यों एक्सेप्ट किया ऑफर को, क्यों इंटरव्यू देने आ रहा है भाई, वो इसलिए देने आ रहा है सर ताकि वो इस जॉब को कर सके, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है ना,
तो रिटेनिंग पर्सनल्स का मतलब ये है कि भाई आप अपने एम्प्लॉइज को हायर करने के बाद उनको रिटेन करने की पॉलिसी भी बनाओ कि उनको अब रिटेन कैसे किया जा सकता है। देखो, अगर मैं आपकी और अपनी जबान में बोलूं तो रिटेन बोले तो पैसा पैसा, ठीक है, जिसको हम पैसा बोलते हैं, और बाबू राव की जो है वो बाबू भैया की जबान में पैसा बोल रहे हैं आजकल, ठीक है। तो भैया पैसा है तो जिंदगी। तो आप रिटेन कैसे करोगे पर्सनल्स को? आप उनको इंसेंटिव दोगे, पॉजिटिव इंसेंटिव दोगे। आप उनको बोलोगे कि यार जो है मैं आपका बोनस दे दूंगा रमजान में, या आप कोई भी इस तरीके का पॉजिटिव इंसेंटिव देके उनको रोक सकते हो। आप अप्रिसिएशन की फॉर्म में रोक सकते हो कि हर महीने जो है वो द मोस्ट रेगुलर एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट देके या शील्ड देके कुछ भी इस तरीके से रिटेन कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से अगला पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सही है। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगी भैया? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तभी होगी मेरा बेटा कि जब मैं अपनी ह्यूमन रिसोर्स से मैक्सिमम काम करवा सकूं, द लीस्ट इनपुट से द। तो मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट, थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू हो गया था। तो आइए, अच्छा जी, सर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है ना, कि मैं अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकूं, यूटिलाइज कर सकूं ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम लेवल पे। सर स्कोप क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स की? डिटर्मिनेशन ऑफ नीड। सबसे पहले स्कोप देखा जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स आखिर क्या क्या करती है, ठीक है। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन का काम क्या होता है किसी कंपनी में? डिटर्मिनेशन ऑफ नीड। सबसे पहले देखा जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ इस चीज की जरूरत है, रिक्रूटमेंट की जरूरत है, या सिलेक्शन की जरूरत है, या ट्रेनिंग की जरूरत है, या परफॉर्मेंस, इनमें से किसी भी चीज की जरूरत कहाँ है। उसके बाद फिर मैं सेलेक्ट करूंगा या रिक्रूट करूंगा। सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोसेस से गुजर जाने के बाद आगे हम पढ़ेंगे क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भाई जिन मैंने एम्प्लॉयज को सेलेक्ट कर लिया, जिन एम्प्लॉयज को मैंने रिक्रूट कर लिया, कि अब क्या मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा, क्या मैं उनको ओरिएंटेशन दूंगा। न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज को क्या कोई ओरिएंटेशन दी जाएगी, इस कंपनी के बारे में बताया जाए, इस जॉब रोल्स के बारे में बताया जाए, उसके उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में उसको बताया जाए, ये सारी चीजें। और फिर परफॉर्मेंस ऑफ अप्रेजल्स भी आपका एचआर करता है। फिर कॉम्पनसेशन, प्रमोशन और टर्मिनेशन, ये सारी चीजें आपका एचआर फंक्शन कर रहा होता है। सही है। अब बारी आ गई स्टाफिंग के, क्या क्या शामिल है आखिर स्टाफिंग के अंदर, क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व है स्टाफिंग। स्टाफिंग होती कैसे बेसिकली, ठीक है ना। स्टाफिंग के 9 एलिमेंट्स हैं जो आपके सामने इस वक्त। एक है रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, टर्मिनेशन, ये सारी। सर सबसे पहले क्या होता है? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज स्टाफिंग इज टू प्लान द मैन पावर इन्वेंट्री, ठीक है ना। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? मैन पावर इन्वेंट्री को आप रिक्रूट करोगे, सही है ना। और देखोगे कि आपको किन ऑर्डर में चीजें चाहिए ताकि आप अपनी जॉब रिक्वायरमेंट से इसको मैच कर सको। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, रिक्रूटमेंट ऐसी मुंह उठा के नहीं कर देंगे, कोई गधा जा रहा होगा उसको बुला लेंगे, और बेटा जरूरत है। देखा जाएगा कि आपकी जॉब रिक्वायरमेंट से रिलेटेड किस तरीके से ये बंदा फिट हो रहा है। अच्छा जी, जैसे ही मैंने मैन पावर रिक्वायरमेंट देखी कि भाई मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है इस चीज की, उसके बाद मैं जाऊंगा किसमें? रिक्रूटमेंट में। अब रिक्रूटमेंट क्या है? वंस द रिक्रूटमेंट्स आर नोटिफाइड, द कंसर्न इनवाइट्स एंड सॉलिसिट्स एप्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू द इनविटेशंस मेड टू द डिजायरेबल कैंडिडेट्स। सही ना। अब क्या होगा? अब रिक्रूटमेंट में देखा जाएगा कि भाई कितनी मेरे पास एप्लीकेशन आई हैं, उन सबको मैं कंसिडर करूंगा। क्यों कंसिडर क्यों करूंगा रिक्रूटमेंट में? ताकि उन सबको बुलाया जाए, सही है। जो बेस्ट मेरे पास कैंडिडेट्स होंगे मैं उनको बुलाऊंगा, और कुछ को शॉर्ट लिस्ट करूंगा और कुछ को हायर कर लूंगा, ठीक है ना। शॉर्ट लिस्टिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, बट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट छोटा सा देता चलूँ कि देखो बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने एक बंदे को हायर कर लिया, बाकी जो 9 खड़े थे लाइन में उनको घर भेज दिया। अब जिसको हायर किया था, हायर किए हुए बंदे ने बोला कि मैं तो नहीं आ सकता, मेरी कहीं और जॉब लगी, तो ये एक भी गया और बाकी के 9 भी गए। अब क्या करें भाई?
प्रॉब्लम में आ गया ना, तो इसलिए शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है कि अगर आपके पास 9 है तो एक को मैं हायर कर रहा हूँ, बाकी 4 या 3 या 5 जो भी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से मैं शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूँ, ताकि जिसको हायर किया वो चला जाए, तो मैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इस्तेमाल करता रहूँ। सही है ना। शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसीजर होता है पूरा, जिसमें अगर मेरे पास 9 है तो मैं 9 को ही सेलेक्ट करूंगा, बट मैं उनको सीक्वेंस में ले आऊंगा कि सबसे पहले इसको हायर कर रहा हूँ, उसके बाद ये चला गया तो फिर ये, वो चला गया तो ये। ऑब्वियसली फिर मैं एवेल्यूएशन पे जा रहा हूँ कि मैंने सबका इंटरव्यू लिया है, सबको एवेल्यूएट किया है, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ये है, अगर ये चला गया तो फिर ये है, ये चला गया तो इस तरीके से जितने भी मेरे पास कैंडिडेट्स हैं उन सबको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना। कुछ जगहों में जरूरत नहीं होती बहुत सारी शॉर्ट लिस्टिंग की, जो बहुत अच्छी कंपनीज होती हैं उनमें बहुत कम चांसेस होता है कि हायर किया हुआ बंदा छोड़ के चला जाए, तो वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग भी कम होती है। अच्छा जी, अब आ गए हम सिलेक्शन पे। सर ये क्या है, ये एक ऐसा स्क्रीनिंग स्टेप है जो कि आपको मदद करता है कि भाई आपने जितने भी कैंडिडेट्स सामने बुलाया है इंटरव्यू के लिए, उन तमाम एप्लीकेशंस को, उन तमाम कैंडिडेट्स को कैसे सेलेक्ट करूं, कैसे अपॉइंट करूं, ठीक है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली बड़ी सिंपल सी बात है, मैं सेलेक्ट उसको करूंगा जो मोस्ट सूटेबल होगा। सही ना। सर वंस सेलेक्ट कर लिया, रिक्रूट भी कर लिया, अब क्या करूंगा, अब मैं उसको उसकी ओरिएंटेशन प्लेस करूंगा, उसकी ओरिएंटेशन शेड्यूल करूंगा कि आपकी ओरिएंटेशन है, लेट्स सपोज अगर मैंने हायर कर लिया, आज से एक हफ्ते बाद आपकी ओरिएंटेशन है, या मे बी 1.5-2 हफ्ते बाद, ठीक है ना, तो ऐसे मैं ओरिएंटेशन उसकी शेड्यूल करूंगा और मैं उसको प्लेस करूंगा कि आप इस डिपार्टमेंट में इस जगह बैठोगे। ठीक है ना। ओरिएंटेशन के बाद बहुत जरूरी है कि मैं उसको वक्फन और अरसर से बाद मैं उसको क्या करता रहूँ, मैं उसको ट्रेनिंग देता रहूँ और उसकी डेवलपमेंट पर भी नजर रखूँ कि क्या मैंने उस बंदे को हायर किया है यार, ये कुछ वैल्यू ऐड कर भी रहा है या सिर्फ चेयर पे बैठ के समोसे खा रहा है या चाय पी रहा है। ठीक है ना। सर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे काम की चीज, रेम्यूनरेशन। भाई रेम्यूनरेशन क्या है, एक ऐसी कॉम्पनसेशन है जो कि एक मॉनेटरीली कॉम्पनसेशन है, सही ना, एम्प्लॉयज के लिए, किस चीज के लिए, फॉर देयर वर्क परफॉर्मेंसेस। This is given according to the nature of job, skilled or unskilled, physical or mental. Remuneration forms an important monetary incentives for the employees. अजान का ब्रेक ले लेते हैं वैसे। सर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि मैं डिसाइड करूंगी बंदे की रेम्यूनरेशन क्या है, और रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड होगी, डिपेंड ऑन हिज जॉब नेचर, कि क्या नेचर है उसके जॉब की, कितना स्किल्ड है कितना अनस्किल्ड है, इन तमाम चीजों के बेसिस पे मैं उसकी रेम्यूनरेशन डिसाइड करूंगा। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है। अच्छा जी। सर ये काम स्टाफिंग का है, ये काम एचआर का है कि वो तमाम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करे और उसी तरह अकॉर्डिंगली उनके अप्रेजल्स भी डिजाइन करे। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्यों, क्योंकि अगर आपको रिटेन रखना है एम्प्लॉयज को, तो आपको परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हुए उनको अप्रेजल उनका करना पड़ेगा, उनको कोई इंसेंटिव देना पड़ेगा, सही ना, उनको प्रमोट करना पड़ेगा, उनको या तो ट्रांसफर अगर जरूरत है तो ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, और किसी मिसकंडक्ट या किसी और दूसरी सूरत में उनको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। शादी में नहीं आए हुए बेटा वो लोग, टर्मिनेट भी किया जा सकता है, कोई ऐसा मिसकंडक्ट हो, कोई ऐसा फ्रॉड हो, कुछ भी हो तो टर्मिनेट किया जा सकता है, और टर्मिनेशन भी देखा जाएगा कि किस तरीके का है। अगर कोई ऐसा मिसकंडक्ट है जो कि बहुत बड़ा फ्रॉड है तो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और पेनल्टी भी लग सकती है, सही ना। इम्प्रिजनमेंट का सर क्या मतलब है बेटा, जेल। ठीक है। सर जेल का क्या मतलब है ये तो नहीं बताऊँ ना बेटा, सलाखें। अच्छा जी। अब आ गए भाई कि रिक्रूटमेंट आखिर क्या होती है। ऊपर पढ़ा हमने रिक्रूटमेंट, मजा आ गया, सही है, बहुत अच्छी बात है। सर लेकिन होती क्या है आखिर रिक्रूटमेंट, मतलब रिक्रूटमेंट ऊपर अभी हमने पढ़ लिया, लेकिन बेसिकली रिक्रूटमेंट आपको बताती है कि एक ऐसा प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सर एक ऐसी सर्च है कैंडिडेट्स की, एक ऐसी सर्च है बंदों की जो कि जरूरत है कंपनी में, और वो बंदों को जो हायर करेगी वो बंदों को कैसे हायर करेगी, एज एन एम्प्लॉय हायर करेगी, सही है ना। इस पे इस डेफिनेशन में बताया गया है
कि जरूरी है कि ए इंसान, ए कंपनी या ए बंदे, ए बंदा खुदा तुम जिसको रख रहे हो वो जरूरी है कि इंसान होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ही होता है ना, और दोनों दोनों का इंसान होना जरूरी है, ऐसा ही है बेटा। अगर आपको ये पता है बात तो बहुत गलत पता है, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होता है, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हायर कर रहा है तो एम्प्लॉय इंसान हो, वो एक रिक्रूटमेंट, वो एक एजेंसी भी हो सकती है, क्योंकि कंपनी में बहुत सारी चीजों को आउटसोर्स भी तो किया जाता है बेटा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉय एम्प्लॉय इंसान दे पुत्र हो। अच्छा जी सर, रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स इज द फंक्शन प्रीसीडिंग द सिलेक्शन, सही ना। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस से एक प्रोसेस, एक स्टेप पहले है ये सर, लेकिन है क्यों, आखिर क्यों बढ़ा हुआ है यहाँ पर बेटा? इसलिए बढ़ा हुआ बिकॉज इट हेल्प्स क्रिएट अ पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक पूल क्रिएट करता है जहाँ पे सारे लोग खड़े हो जाते हैं आकर कि भाई मैं भी आना चाहता हूँ, मैं भी आना चाहता हूँ, और फिर हम उसमें से बेस्ट बंदे को सेलेक्ट करते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। इससे पहले इंपॉर्टेंस क्या है रिक्रूटमेंट की सर, वो देख लेते हैं। सर रिक्रूटमेंट आपको मदद करता है, एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको मदद करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को मिलाने में, सही है। एक इंक्रीज द पूल ऑफ जॉब कैंडिडेट्स एट मिनिमम कॉस्ट, सही ना। एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट दे दी या किसी के बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, क्यों उनको बोल दिया भाई मुझे अकाउंटेंट चाहिए, अपने चाचा ताया भांजे भतीजे सबको बता दो, सही है। वो भांजों को बताएगा, भांजे अपने दोस्तों को बताएंगे, दोस्त उनको दोस्तों को, तो बाय वर्ड ऑफ माउथ सर ये लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। तो रिक्रूटमेंट क्या है, एक लो कॉस्ट मेथड है, ठीक है सर। इसी तरीके से इट हेल्प रिड्यूस द प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी दैट जॉब एप्लीकेंट्स वंस रिक्रूटेड एंड सेलेक्टेड विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन ओनली आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सर एक प्रोबेबिलिटी है सर, एक छोटी सी छोटा सा चांस है कि आपके जॉब एप्लीकेंट्स जो है, जो कि रिक्रूट किए गए हैं, जो सेलेक्ट किए गए हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे। इसलिए इस प्रोबेबिलिटी को ये कम करता है, रिक्रूटमेंट इस प्रोबेबिलिटी को कम करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप रिक्रूटमेंट करते हो तो बेटा ऑब्वियसली कोई प्रोबेशन पीरियड या कोई ऐसा पीरियड डिसाइड करते हो कि जिसमें उस बंदे को परमानेंट नहीं करते, ठीक है। परमानेंट किया जाता है कुछ एक अरसे के बाद, डिपेंड करता है, हर कंपनी का अलग होता है, डिपेंड करता है कि उनकी पॉलिसीज क्या है, पॉलिसीज डिफर कर सकती है हर कंपनी के अकॉर्डिंगली, सही है ना सर। और कैसे मदद करता है और क्या इंपॉर्टेंस है सर रिक्रूटमेंट की? It begin identifying and preparing potential job applicants who will be appropriate candidates। सर मुझे appropriate candidates मिल जाएंगे ना, अगर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हटा दूं तो मैं कैसे ढूंढूंगा, खुद बताओ कैसे ढूंढूंगा? मुश्किल हो जाएगा। मैं बाजारों में जाऊंगा, मैं सड़कों पे रोड पे क्या बैनर पकड़े खड़ा होऊंगा, यार मुझे बंदा चाहिए, ठीक है। तो एक बहुत इफेक्टिव मेथड है एक अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को बुलाने का, सही है सर। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल सी एक चीज सिर्फ सुन लो कि रिक्रूटमेंट का नेक्स्ट स्टेज है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेज, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आप क्या कर रहे होते हो? आप इंटरव्यू ले रहे होते हो, प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद चलो उसको तो अगले प्रोसेस में पढ़ लेंगे ना। सिलेक्शन प्रोसेस सही है, रिक्रूटमेंट का अगला प्रोसेस है। इसमें हम रिक्रूटमेंट के बाद यानी कि बंदों को बुलाने के बाद अब मुझे मोस्ट सुटेबल बंदे को सेलेक्ट करना होता है सर। लेकिन इसका प्रोसेस क्या है सेलेक्ट करने का? सेलेक्ट करने का प्रोसेस दिया हुआ है बेटा, सबसे पहले हमारे पास है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। सर एक ऐसी इनिशियल स्क्रीनिंग है जिसमें मैं देख रहा होता हूँ कि बंदा डिजायरेबल है या नहीं है, क्वालिफाइड है या नहीं है इस पोजीशन के लिए, और मैं देख रहा होता हूँ कि यार क्या इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज या वो खसूसियात एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, जो कि मुझे इस नेचर ऑफ जॉब के लिए जरूरत है जिसकी, ठीक है ना। उसके बाद सर एक ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो मैं उसको पकड़ा देता हूँ, ब्लैंक होता है, उसके अंदर उसको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि रेलिवेंट होती है सिलेक्शन की, और जो मैं फेस टू फेस अवॉइड कर सकूँ, ठीक है ना। कैसा लगेगा बोलो बेटा? आपके अब्बू का नाम क्या है? अच्छा बेटा आपका एड्रेस क्या है? सर मेरा एड्रेस यही है। अच्छा बेटा समझ में नहीं आया कहाँ पे? सर वो जो आपने देखी है ना वो पान का जो खोखा है सर, वो अब एक कंपनी का एक एचआर मैनेजर और अगर कैंडिडेट बैठ के इस तरह की बातें करने लगे तो बेटा फिर हो गया काम। इसलिए नॉर्मली एक एप्लीकेशन दे दी जाती है, उस एप्लीकेशन के अंदर जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो से उसमें लिखवा ली जाती है, ठीक है। उसके बाद कुछ जगहों पे ऐसा होता है, हर जगह पे नहीं, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि सिलेक्शन टेस्ट हुआ करता है पहले, कि सब कैंडिडेट्स को एक साथ बुला के सबसे टेस्ट
सबको टेस्ट दे दिया। वो टेस्ट उनका एटीट्यूड, बिहेवियर और परफॉर्मेंस और इस तरीके की चीजें टेस्ट करने के लिए होता है। सही है कि आप उसमें सिचुएशन दे दी जाती है। लेट्स सपोज कि आपकी एक टीम है, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, फटा हो गया, आप क्या करोगे भाई? आप अब आप सबको लाइन में खड़ा करके एक गोली से सबको उड़ा दोगे या अलग अलग करके अलग अलग गोली मारोगे? ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन पूछी जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह की स्टडीज पूछ जाते हैं कि आपकी एक टीम है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करोगे? बीइंग अ मैनेजर कितना आप पेशेंटली उसको लोग क्या आ जाए, अगर जिस तरह मैंने बताया ये लिख कर आगे लोग सबको लाइन में खड़ा करके एक गोली चढ़ा दो, तो इससे पता चल जाएगा कि कितना इसका बिहेवियर कैसा है, इसका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात प्यारे बच्चों? उसके बाद आगे सर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एक ऐसा इंटरव्यू है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में होता है। सही है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में नॉर्मली हमेशा एंड का इंटरव्यू रखा जाता है, जब एचआर का भी हो चुका होता है, जब रेलेवेंट डिपार्टमेंट के हेड से भी हो चुका होता है। अब तीसरा और आखिरी इंटरव्यू हो रहा होता है, वो किससे होता है भैया? एम्प्लॉयर से। फिर कुछ जगहों पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी होती है, जिसमें देखा जाता है कि भाई ये बंदा मेडिकली फिट है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ये कोई पागल वागल हो। ठीक है ना, उसके बाद रेफरेंसेस, अगर कोई रेफरेंसेस वो देना चाहे या फिर हम अगर मांगना चाहे तो रेफरेंस चेक करते हैं कि भाई रेफरेंस जो दिया उसने जो लिखा है जो एप्लीकेशन में, तो क्या वो रेफरेंस सही है या नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद हम जाते हैं फाइनल अप्रूवल में कि भाई क्या इस बंदे को रखना है या कटाना है। ठीक है सर, क्या फर्क है आपकी रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में? क्या फर्क है सर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में? दोनों एक एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस के फेजेस हैं। ठीक है, ये तो सिमिलैरिटी हो गई सर, लेकिन डिफरेंसेस क्या है? देखो, रिक्रूटमेंट तो एक प्रोसेस है जिसमें मैं क्या कर रहा होता हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए कैंडिडेट्स सर्च कर रहा होता हूँ। ठीक है ना, जबकि सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन में है एक ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें मैं कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग कर रहा होता हूँ, जिसमें मैं मोस्ट सुटेबल पर्सन को चूज कर रहा होता हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले और सबसे मेन और सबसे बेसिक तो डिफरेंस ये है। अच्छा सर, दूसरा क्या डिफरेंस है? द बेसिक पर्पस ऑफ recruitment is to create a talent pool of candidates to enable the selection of best candidate, जबकि basic purpose of selection is to choose the right candidate to fill the various positions in the organization। ठीक है ना, रिक्रूटमेंट में मेरा ये एम होता है कि तमाम टैलेंटेड, तमाम बेस्ट लोगों को एक जगह खड़ा कर दूं, जबकि सिलेक्शन उसको थोड़ा सा बरक जाके बोलता है कि भाई मुझे तो चाहिए मोस्ट सूटेबल, तो मैं मोस्ट सूटेबल में से भी मोस्ट सूटेबल एक बंदा चूज करूंगा। ठीक है सर, उसके बाद हम आ गए कि रिक्रूटमेंट एक ऐसा पॉजिटिव प्रोसेस है which encouraging more and more employees to apply, whereas selection is a negative process, involves rejection of unsuitable candidates। ठीक है, वही वाली ऊपर वाली बात ही आ गई कि भाई तुम तो कह रहे हो बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को लेके आऊंगे, जबकि मैं कह रहा हूँ कि मेरे नजदीक तो एक ही सुटेबल और एक ही टैलेंटेड बंदा होगा जिसको मैं हायर करूंगा। ठीक है ना, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एस्टैब्लिश्ड इन रिक्रूटमेंट वेयर एज सिलेक्शन रिजल्ट्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। सिंपल सी बात है भाई, रिक्रूटमेंट में तो मैं सबको कह रहा होता हूँ भाई आ जाओ इंटरव्यू के लिए, जबकि सिलेक्शन में कह रहा होता हूँ कि भाई मुबारक हो, आपको ये जॉब मुबारक हो, आप सेलेक्ट हो चुके। ठीक है, तो ये बेसिक फर्क थे भाई 3 से 4, जो कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। पांचवा भी एक फर्क है, क्या बेटा? रिक्रूटमेंट के शुरू में आर आ रहा है और सिलेक्शन के शुरू में एस आ रहा है। सही है, ये भी बहुत बड़ा फर्क है। देखो, अगर ये अकेले भी लिख के आ जाओगे तो हो सकता है 5 से 10 मार्क्स पक्के हो जाए तुम्हारे। ठीक है ना। अच्छा सर, उसके बाद आगे हम क्या, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग क्या है? देखो बेटा, बड़ी सिंपल सी चीज है ना, एग्जाम में आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको सरसरी सा बताता हुआ आगे चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैंने स्टार्ट में बताया था, मेरा एम ये है कि मैं एक ऐसा लेक्चर प्रिपेयर करूँ, ऐसे नोट्स और लेक्चर्स प्रिपेयर करूँ जो ता कयामत बीकॉम के बच्चों के लिए मुफीद रहे, ता कयामत कायम दायम रहे। निकाल के अगर सुनना चाहे, पढ़ना चाहे कोई भी, तो पढ़ के सुन के पेपर पास करके आराम से बंदा जिंदगी गुजार सकता है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन क्या है भाई? एक ऐसा प्रोसेस है of giving new employees the information they need in order to do their work comfortably, effectively and efficiently। Training में क्या है? Hiring and placing employees in job does not ensure their success. In fact, even tenured employees may need training because of the changes in the system. Here are some changes that may signal that current employees need training। Introduction of new equipment of, देखो ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग के अंदर सबसे मेन और बेसिक चीज समझ में आ गई ना क्या चीज है ये? ओरिएंटेशन में वो कह रहा है कि एक ऐसी अपडेट है जो कि एम्प्लॉय के लिए जरूरी है उसको काम करने के लिए, एक ऐसी स्किल है जो उसको कंफर्टेबली, इफेक्टिवली और एफिशिएंट, यानी उसके अंदर प्रोडक्टिविटी ऐड करने के लिए ओरिएंटेशन करवाई जाती है। जबकि
जबकि ट्रेनिंग करवाई जाती है कोई ऐसी चीज पे जो उसको ना आती हो या उसके लिए नहीं हो। सही है ना। अब मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ एक ऐसी चीज के लिए उसको ऑलरेडी आती है, तो उसमें भाई वो जब सीखी, देखो ट्रेनिंग के बाद ओरिएंटेशन होती है हमेशा। ट्रेनिंग करके मैं ट्रेन हो गया, अब मैं ओरिएंटेशन से उसको मोर कंफर्टेबली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करूंगा। सही है। अब आगे स्टेप्स ट्रेनिंग में कैसे कैसे करूँ मैं। सबसे पहले सिंपल सिंपल से अपना जो ट्रेनिंग का मटेरियल है वो प्रिपेयर करूँ, फिर उसको बताऊं, फिर उसको दिखाऊं, सही, फिर उसको करके दिखाऊं और उसको रिव्यू करूं। सही। एक मैनेजर कैसे कैसे करे, मैनेजर पहले प्रिपेयर करे मैनेजर के लिए बेटा ये, ठीक है ना। मैनेजर प्रिपेयर करेगा जो मटेरियल उसको प्रिपेयर करना होगा, सही है ना। प्रिपेयर करने के बाद वो बताएगा जाकर, फिर उसको वो करके दिखाएगा और उससे उनसे करने के बाद फिर फीडबैक लेगा कि भाई क्या किस तरीके से आपको क्या लगा, आपको क्या टेस्ट करना चाहिए, ये सब। सही है। उसके बाद क्या करेगा, वो देखेगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आई उसको कि बंदा जो एम्प्लॉइज है जिसको बता रहा है वो ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज के मॉनिटर करेगा, रिव्यू करेगा चीजों को कि जो मैंने बताया वो हो भी रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है। उसके बाद हम आगे ट्रेनिंग के मेथड्स पे, जिसमें वो कहता है कि भाई मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में सबसे पहली चीज क्या है, लेक्चर। हमारे तो कॉम में सबसे मजे की चीज क्या है दुनिया में, हमारे बल्कि कॉम में खास तौर पे मशगला क्या है हमारी कॉम का, लेक्चर देना ना। सही है। मैं चाहे जितना भी बुरा हूँ लेकिन लेक्चर में बहुत अच्छा दे सकता हूँ। ये एक पाकिस्तानी इंसान की सबसे अच्छी डेफिनेशन है। ठीक है। उसके बाद आया केस मेथड। सर केस मेथड क्या है, एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड है जिसमें ट्रेनीज आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द केस एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इट। सही है ना। मैं सबको जमा करके बोलता हूँ भाई ये केस है, अब बताओ क्या किया जाए। ठीक है। सिमुलेशन क्या है सर, simulators are training devices of varying degree of complexity that duplicates the real world. Simulation refers to creating an artificial learning environment that approximate the actual job condition as much as possible. सबसे सिमुलेशन की अच्छी एग्जांपल दूं कि जो पायलट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग का एक पार्ट ऐसा भी होता है, उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है बेटा कि उनको एक कमरे में बैठाया जाता है और उस कमरे में अंधेरा होता है और ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है और उनसे फिर क्वेश्चंस किए जाते हैं और उनसे उनके सामने एक स्क्रीन होती है और उनको फिर टास्क दिया जाता है कि एज्यूम करें आप लोग समंदर में हैं, क्योंकि बेटा समंदर में जब पायलट जाता है जहाज उड़ा रहा होता है तो उसको ये नहीं समझ में आता कि जमीन क्या है आसमान क्या है। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों एक जैसे लग रहे होते हैं। जमीन के अंदर नीचे भी अंधेरा होता है, सही है, समंदर में तो रोशनियां नहीं लगी ना बेटे, तो जमीन के नीचे भी अंधेरा होता है जमीन पर, यानी कि समंदर नीचे देखेगा तो वहां पर भी अंधेरा है, ऊपर देखेगा तो वहां भी अंधेरा है। इसलिए इस तरह की ट्रेनिंग होती है कि उनको रियल वर्ल्ड में लेके आया जाए कि एक्चुअली अगर वो वहां होते तो किस तरीके से फील करते, तो उसे कहते हैं सिमुलेशन। सही है। अच्छा जी। तो उसके बाद आ गया अप्रेंटिसशिप। ये क्या है सर, एक ऐसी ट्रेनिंग है रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हैविंग न्यू वर्कर कॉल्ड एन अप्रेंटिस वर्क अलोंगसाइड एंड अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्किल्ड टेक्नीशियन। ठीक है। मैं एक बंदे को हायर किया, उसको बोला मैंने भाई मेरी टीम को सिखा दो, तुम एक्सपर्ट हो तुम सिखा दो। तो ये क्या है, ये अप्रेंटिसशिप है कि वो आपको अब सिखाएगा, वो अप्रेंटिस कहलाएगा। सही है। इंटर्नशिप, इंटर्नशिप आपको पता है कि इंटर्नशिप भी एक ऐसा एक तरीका है जो कि अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग में ही आता है। हालांकि असिस्टेंटशिप एंड इंटर्नशिप टिपिकली रेफर्स टू occupations that require a higher level of formal education than that required by the skilled traders। सही है। अप्रेंटिसशिप में हो सकता है कि कोई प्लम्बर आके आपको सिखा दे कि भाई इसको भाई पाइप को नेक्स्ट टाइम अगर टूट जाए तो भाईजान ऐसे लगा देना। जबकि इंटर्नशिप में क्या है, एक थोड़ा मजीद फॉर्मल एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है कि अगर आप लेट सपोज टैक्स एडवाइजरी में जाना चाहते हो तो टैक्स एडवाइजरी में, टैक्स डिपार्टमेंट में किसी भी फर्म में आप क्या करोगे, किसी भी कंसल्टेंसी में आप जाके इंटर्नशिप कर लो। सही है ना। कोचिंग एंड मेंटोरिंग, सही है। इसको मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए कि कोचिंग एंड मेंटोरिंग क्या है। मैं सिंपल से इतना बता दूं आपको कि आपका मैनेजर जो है वो एक लीडर का काम कर रहा होता है, हम आगे पढ़ेंगे अभी, जिसमें खैर यहाँ इस वाली बुक में तो लीडर और मैनेजर्स को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया गया है एंड में, और आज तक की तारीख तक में भी लीडर और मैनेजर को अलग अलग कर दिया गया है कि हर मैनेजर लीडर होना जरूरी है लेकिन हर लीडर मैनेजर नहीं होता। ठीक है। इस पे अलग बहस चल रही है, चलने दो उसको, हमारा काम तो पेपर पास करना है भाई, पेपर पास करके चले जाएंगे। सही है ना। उसके बाद कहता है कि डिस्कशंस करो उनसे, उनको गेम्स की सूरत में उनको ट्रेन करो,
उनको कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग दो, मल्टीमीडिया के थ्रू उनको ट्रेनिंग दो, उनको ग्राफिक्स और इंटरेक्टिव वीडियोस की ट्रेनिंग दो, उनको वर्चुअल रियलिटी की ट्रेनिंग दो, वीडियो ट्रेनिंग दो, उनको इन तमाम चीज़ों की इसको अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे दो भैया, ठीक है। और परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के बाद अब हम आ गए भैया आपके मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आने वाला टॉपिक है सर। क्या है आखिर ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? Before I go into this MBO, let's take a 2 minutes break. तो यार मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, देखो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के लिए सिंपल एक जुमला सुन लो, समझ में आ जाना चाहिए कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव्स जो कंपनी के हैं उसको मैनेजमेंट कैसे मैनेज करे विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि अलाइनमेंट की बात हो रही है यहाँ पर कि मैं बीइंग अ मैनेजर या मैनेजमेंट कैसे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव से अलाइन करूँ। यानी कि ऐसा भी ना हो कि मैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की वजह से एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दूं, या इसका ऑपोजिट भी ना हो। तो इसका बैलेंस होना चाहिए और यही हमें एमबीओ सिखाता है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन so that the management and employees agrees to the objectives and understand what they need to do in the organization, ठीक है ना। अच्छा जी, ये किसने बताया भाई? ये हमारे पीटर ड्रकर भाई ने बताया। और वो ये कहते हैं कि द एसेंस ऑफ एमबीओ इज पार्टिसिपेटिव गोल सेटिंग, choosing course of action and decision making. An important part of the MBO is the measurement and comparison of employees' actual performance with the standards set. Ideally, when employees themselves have been involved with the goal setting and choosing the course of action to be followed by them, they are more likely to fulfill their responsibilities. उसके बाद फिर जॉर्ज एस ऑडियन कहते हैं the system of management objectives can be described as a process where the superior and subordinate managers of an organization jointly identify its common goal, define each individual's major areas of responsibility in terms of results expected of him, and use these measures as guide for
ऑपरेटिंग द यूनिट एंड असेसिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ईच ऑफ इट्स मेंबर। सर ये तो किताबी बातें हो गई सारी, जुमला उसमें से वही निकला जो मैंने कहा था। उसमें सिर्फ एडिशनल बात हमें ये समझ में आई कि सर मुझे बीइंग अ मैनेजर या मैनेजमेंट ये देखना है कि मैं कैसे एक एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स को और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन कर सकूं। सर मुझे ये भी पता चला कि उसको करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉइज की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है। उसी तरीके से मैं देखूंगा कि क्या एम्प्लॉइज अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली करना क्या है, करना मैनेजमेंट को यही है कि वो अलाइन करेगी इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स को और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है बेटा, अब आ गए हम एडवांटेजेस ऑफ एमबीओ प्रोसेस। सर क्या एडवांटेजेस है एमबीओ प्रोसेस के, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रोसेस के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि इसमें अगर ये एमबीओ हुआ, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हुआ, या मैनेजमेंट ने ये करना शुरू कर दिया कि भाई मैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स मेरे लिए कंपनी के ही हैं, एम्प्लॉय तुम्हारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे उससे कोई सरोकार ही नहीं, तो इससे होगा क्या, इससे एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए अगर एक मैनेजमेंट अलाइन करके चलेगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉय एंड कंपनी को, तो इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा ऐसे बताया कि सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ एमबीओ आर इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज इन द होल प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग एंड इंक्रीजिंग एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट। दिस इंक्रीज एम्प्लॉइज जॉब सैटिस्फैक्शन एंड कमिटमेंट। सिंपल सी बात है, जब मैं उनको गोल सेटिंग में बुलाऊंगा, मैं उनको गोल सेटिंग में इन्वॉल्व करूंगा, और इससे होगा क्या, इससे उनकी एम्प्लॉय पावर बढ़ जाएगी, सही ना, एम्पावरमेंट हो जाएगी उनकी, कि उनको उनका ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसीजन मेकिंग एक बंदा बैठ के नहीं कर रहा, बल्कि गोल सेटिंग प्रोसेस जो है वो अक्रॉस द होल एंटिटी हो रहा है। इसका मतलब ये होगा, इससे करने से होगा कि एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फेक्शन और कमिटमेंट मजीद बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, frequent reviews and interaction between superior and subordinate helps to maintain harmonious relationship with the organization and also to solve problems। very simple सी बात है, इंटरेक्शन होगी अच्छी सबऑर्डिनेट्स की और सुपीरियर्स की, तो इससे एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड होगा और अच्छा हार्मोनी बनेगी कंपनी की। ठीक है सर, क्लैरिटी ऑफ गोल्स होंगे, सबको पता होगा कि मेरा क्या अथॉरिटी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस गोल के लिए मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद सर पता चलेगा कि सबऑर्डिनेट्स tend to have a higher commitment to objectives they set for themselves than those imposed on them by another person। सही ना, इसमें क्योंकि हो ही रहा है कि एक सबऑर्डिनेट खुद ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है, तो वो उसमें ज्यादा कमिटेड होगा, उसमें ज्यादा खुश होगा, रादर देन द केस जहाँ पे उस पे ऑब्जेक्टिव और कंडीशन को इम्पोज किया जाए। ठीक है ना। उसके बाद सर मैनेजर्स कैन इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स आर लिंक्ड टू द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। ये वाली ऑब्वियसली अलाइनमेंट वाली बात आ गई। ठीक है सर, उसके बाद हम आ गए, 3 शॉर्ट नोट्स हैं जिसके अंदर कंपनसेशन, प्रमोशन और टर्मिनेशन। सर आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनसेशन की। सर कंपनसेशन क्या है, रेम्यूनरेशन क्या है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि कैसा अजीब सा हो जाएगा कि अगर हम एक ऐसी सोसाइटी इमेजिन करें जहां पे एक इनकम गारंटी कर दी जाए रिगार्डलेस ऑफ एफर्ट्स के, यानी कि तुम एफर्ट करो ना करो, मैं तुम्हें एक अमाउंट गारंटी कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें दूंगा। अगर एक ऐसी हम सोसाइटी इमेजिन करें तो जरा सोचें कि होगा क्या। ठीक है ना, तो इसलिए अच्छा उससे होगा क्या, उससे होगा कि सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे एफर्ट करने के लिए एफर्ट नहीं करेंगे। फिर सिंपल सी बात है ना कि अगर मुझे एक अमाउंट मिल रहा है, गारंटीड अमाउंट मिल रहा है, तो मैं क्यों करूं भाई, मैं तो घर में बैठूंगा आराम से। तो उससे होगा कि तो पे जो है एक ऐसा यूनिक तरीका है, एक ऐसा यूनिक इंसेंटिव है जो कि हर किस्म की नीड को सेटिस्फाई कर जाता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, सिक्योरिटी नीड हो, या कोई हायर नीड हो, यानी कि स्टीम या फिर रिकग्निशन की। हम आगे जाके मोटिवेशन में पढ़ेंगे कि भाई इंसान के लेवल ऑफ नीड्स किस किस किस्म के होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो प्रमोशन भी एक प्रमोशन भी डिपेंड करती है, ये थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू आ रहा है यार इंटरनेट का, बट चलो, ये एक ऐसा प्रमोशन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो प्रमोशन भी सर एक 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 ऐसा
इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है, एक ऐसा अंदरूनी रिवॉर्ड है। जिस तरह कॉम्पनसेशन जो है ना बेटा, एक एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड होता है, ठीक है। कॉम्पनसेशन, रेम्यूनरेशन या कोई भी बोनस, ये सारा आपका इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है सॉरी। प्रमोशन आपका इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड हमेशा आपकी सोशल, साइकोलॉजिकल और पर्सनल ग्रेटिफिकेशन को सेटिस्फाई करता है। सर ऑलमोस्ट एवरीबडी वांट्स अ प्रमोशन बट नॉट एवरीबडी नीड्स और डिजर्व्स अ प्रमोशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जरूरी नहीं है कि सबको प्रमोट कर दो, आप जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर कोई प्रमोशन डिजर्व नहीं करता। सिर्फ वो डिजर्व करता है जो एट द एंड सबसे ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हो और एट द एंड सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेशन में क्राइटेरिया बताया है कि टर्मिनेट अगर कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका टर्मिनेशन बाय मिसकंडक्ट ही हो सकता है कि आपकी कोई उसकी रिटायरमेंट की एज आ गई हो या उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका हो, तो उसके जितने भी गोल्डन ईयर्स हैं हम उसके हिसाब से उसको गोल्डन हैंडशेक देते हैं। इस तरीके से रिटायरमेंट के बाद हम बहुत सारे ले ऑफ्स दे रहे होते हैं जिसमें प्रोविडेंट फंड होता है और बहुत सारे फंड्स होते हैं जो उसके लिए बन रहे होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा ये टर्मिनेशन का पार्ट नहीं है। रिटायरमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ टर्मिनेशन, बट ऑब्वियसली ये देखा जाता है कि एम्प्लॉइज को, जिन एम्प्लॉइज को टर्मिनेट किया जाता है या टर्मिनेट किया जा रहा है, वो क्या बहुत पुराने एम्प्लॉइज तो नहीं है। तो बेसिकली ये सारी चीजें डिपेंड करती है कंपनीज पे और वेरी करती हैं कंपनी वाइज कि किसको किस तरीके से कैसा इंसेंटिव दिया जाए और किसको किस तरीके से कैसे टर्मिनेट किया जाए, सही है। तो द फाइनल प्रमोशन टेक्स द वर्कर राइट आउट ऑफ द फर्म। अच्छा, retirement is the arrangement by which the employee earns the right not to work after a certain age. Because of the increasing trend towards downsizing, many people are finding themselves entering their golden years earlier than they might have expected at the beginning of their careers. Retirement often comes in the form of either a golden parachute or a golden handshake. ठीक है, retirement of course is not only the form of termination. ठीक है, inevitably there are times when employees must be laid off और फायर्ड। सही है ना, जरूरी नहीं कि रिटायरमेंट का टर्मिनेशन का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं है रिटायरमेंट, बल्कि टर्मिनेशन जो है वो फायर के करके भी हो सकती है और वो ले ऑफ करके भी हो सकती है। किसी मिसकंडक्ट की वजह से वो फायर करेंगे और रिटायरमेंट की वजह से वो रिटायर करेंगे, सही है। More and more companies are beginning to offer counseling and placement services to those employees who must be released। ठीक है, तो टर्मिनेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? टर्मिनेशन की टर्मिनेशन की सबसे कॉमन टाइप है रिटायरमेंट। फिर हमने देखा कि अगर कोई मिसकंडक्ट हो तो फायर भी हो सकता है और ले ऑफ। सर ये सारी टाइप्स हैं टर्मिनेशन की, ठीक है। प्रमोशन भी पढ़ लिया हमने और कॉम्पनसेशन भी पढ़ लिया। याद रखें कि ये एक एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड पे बेस करता है जबकि ये इंट्रिंसिक रिवॉर्ड पर बेस करता है। सर यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 भी हुआ कंप्लीट। अब हम आएंगे चैप्टर 6 की जानिब, जिसमें है ऑर्गेनाइजिंग, अनदर एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये कंपैरेटिवली बहुत बड़ा नहीं है और ना ही चैप्टर 7 इतना बड़ा है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और मजीद हमारी कोशिश ये है कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए चैप्टर 8 तक। उसके बाद फिर मजीद समरी बनाई जाएगी, ठीक है। चले जी, इसको यहीं तक रखते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोशिश यही करें बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को देखा जाए, प्रैक्टिस की जाए क्वेश्चंस की। पास पेपर्स निकालो और शुरू कर दो सवाल करना, सही है। आपके पास पास पेपर्स का पूरा जखीरा है, ऑब्वियसली भी फॉर्म में एज सच कोई इशू नहीं होता। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर क्वेश्चंस और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगी मुलाकात। ओके जी, ठीक है।